और कोई एब्सेंट में भी है? तुम अपना पोजीशन ले लिया? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा? चप्पल? ये बैग तैग सब हटाओ। देखो बुक सबके पास है, बुक सबके पास है। क्वेश्चन ना ही लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत है नहीं। और क्वेश्चन लिखेगी कौन कौन सो सुन लो, घर से जो लिख के लाएगी। देखो सकीना लिख के लाएगी, हैना लिख के लाएगी, जमशेद लड़का में सब भी है। और सकीना लिखेगी, तुम भी लिखेगी, कशिश फातिमा लिखेगी, सकीना लिखेगी, हैना भी लिखेगी। और माँ की बात जो है न, और किसका राइटिंग गंदा है? नहीं तुमको नहीं लिखना है, हेप गिर गया। तुमको बोले उसमें नहीं सटने के लिए। जिसका जिसका नाम ले लिए हैं वो गिर गया, उसको ऊपर कर लो। जिसका जिसका नाम लिए हैं तुम दोनों न इस पर आ जाओ, इस बेंच पर आओ, उसको रख दो पीछे, वहाँ से दिख रहा अच्छा से पूरा। चलो रहने दो। तो देखो लड़का में सब क्वेश्चन आंसर लिखना है घर से, कोचिंग में नहीं लिखना है, घर पे लिखना है। और कोचिंग में आके याद करना है क्वेश्चन को। तो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन जो पहला चैप्टर है, लड़का में सब, सकीना, कशिश फातिमा, हैना, सगुप्ता, वो भी लिखेगी, उसका भी राइटिंग बेकार है। ठीक है ना? ये सारा क्वेश्चन जो बोलेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो ये सारा चैप्टर, इसमें देखो क्वेश्चन है पहला चैप्टर में 28 गो। 3 गो चैप्टर बोले थे कंप्लीट करेंगे, तो एक दिन में संभव है नहीं। लघुत्तरीय क्वेश्चन है 28 गो, इस सबको रख लो अभी। लघुत्तरीय क्वेश्चन कितना है? 28 गो है। 28 गो क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन कॉपी में नोट करके हमको दिखाना, जिसको बोले हैं सो घर से लिख के लाना है। और अभी इसका एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि क्वेश्चन तुमको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? और एक मुख्य बात और ध्यान देना कि किताब वाला क्वेश्चन तुमको एक्सप्लेन करके तो बता ही देंगे, क्वेश्चन समझाएंगे। अगर क्वेश्चन तुमको अपना तरीका से भी याद हो रहा है, लॉजिक से क्वेश्चन का मीनिंग क्या कहता है और उसका आंसर क्या है, अपने तरीका से भी भाषा बना के लिख सकता है। एसएसटी का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एसएसटी के क्वेश्चन में कुछ बदलता है, कुछ नहीं बदलता है। एसएसटी का क्वेश्चन रटनीय वाला होता है, इसमें समझने वाला। अब मान लो महात्मा गांधी की जीवनी बोलेगा तुमको लिखने के लिए, या भगत सिंह का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, भगत सिंह क्या क्या किए थे, वो सब चीज़ बदलने वाला नहीं है ना, या उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिक्स है। कौन कब मरा, कौन कब जन्म लिया, अपने जीवन काल में क्या क्या किया है, इसमें याद रखने वाला है। सब चीज़ याद करना पड़ेगा, सब चीज़ समझ, मतलब कहानी की तरह, जैसे दादाजी दादी कहानी कहते थे बचपन में, वैसे कहानी कहेंगे। और इसको याद रखना, ठीक है ना? देखो अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास के इतिहास। तो सबसे पहले नंबर देखो अर्थव्यवस्था क्या होता है। नहीं मिला रे? इधर आओ साजिद, मिलाना है। क्वेश्चन सबके पास होना चाहिए, यहीं पे खड़ा रहना, ठीक है? क्वेश्चनों पढ़ेगा अच्छा सा रहा, कट उतने नहीं रहा। हाँ ठीक ही। अर्थव्यवस्था कोई बात नहीं, क्वेश्चन मिला लेना। इसमें क्या कुछ, जाओ बैठ जाओ। अब इसमें कितना है? 24। तुम्हारा में भी 24 है। तो जो क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन बोलेंगे ना, वो क्वेश्चन मिला तो मिला, और नहीं मिला तो क्वेश्चन तो सुनिए नहीं सकती, मिलेगा। इसका सीरियल नंबर कुछ होगा तो उसका सीरियल नंबर कुछ होगा, सीरियल नंबर अलग अलग होगा, क्वेश्चन सब रहता है। हाँ कुछ एक्स्ट्रा होगा, हाँ तो वो लिख लेगी। तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना, 600 रुपया बचाई है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ 600 रुपया अगर बचाई है तो मेहनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना।
आज पाप और पुण्य की लड़ी है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, पहले नंबर हम समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था होता क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया, उसको इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक्स। अर्थ और व्यवस्था, अर्थ और व्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। देखो, अर्थ और व्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, जगह। इसमें उसका ये मतलब नहीं है, अलग से बता रहे। अर्थ का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, जमीन जो होता है सो। और व्यवस्था मतलब होता है कि जब आदमी अपने ज़रूरत के अनुसार किसी भी चीज़ को प्लान करता है, व्यवस्था करता है या व्यवस्था बना के रखता है। जैसे मान लो तुमको बैठने की व्यवस्था है, बेंच, बैठने का व्यवस्था है बेंच। पढ़ने के लिए जो व्यवस्था बनाया हुआ बेड, बोर्ड है, बेंच है, ये सब है। उसी तरह से अर्थव्यवस्था एक होता है घर का और एक होता है राष्ट्र का। तो जैसे तुम मान लो कि जैसे अभी पापा काम करते हैं, तो पापा के आय से, समझ रही है ना, भाषा बात ही करना है इकोनॉमिक्स के भाषा में। पापा के आय से पूरा घर चलता है, उसी को बोला जाता है अर्थव्यवस्था। आय मतलब होता है इनकम, जो कमाई होता है, जो रुपया पापा कमाते हैं, एक महीना में जो रुपया कमाते हैं वो पूरे महीना खर्च करते हैं घर में। कैसे? प्लानिंग से। इतना रुपया बच्चे की पढ़ाई में देना, इतना रुपया खाना में देना, इतना दूध वाला को देना, इतना डॉक्टर को देना है। मतलब जो पापा रुपया कमाते हैं और उस रुपया को क्रमबद्ध खर्च करते हैं, व्यवस्था से, सोच समझ के, सेटिंग लगा के, प्लानिंग से खर्च करते हैं। इन्हें दारू पीने में लगा दिए, जुआ खेलने में लगा दिए, इधर दे दिए, उधर दे दिए, फालतू जगह पर बर्बाद कर दिए, तो उसको व्यवस्था से खर्च नहीं किए हैं। एक व्यवस्था से, एक प्रक्रिया के माध्यम से कम रुपया में एडजस्ट करना, या ज़्यादा भी रुपया रहता फिर भी प्लानिंग के साथ, व्यवस्था के साथ खर्च करने की तरीका को ही बोला जाता है अर्थव्यवस्था। क्या बोला जाता है? अर्थव्यवस्था। अब देखो पहला क्वेश्चन, सतत विकास क्यों है? सतत विकास क्यों आवश्यक है? सतत विकास है क्या? अब इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा। तो सतत विकास देखो क्यों आवश्यक है? कहता सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता पूरी करे। ऐसा ना हो कि आर्थिक विकास की लालसा में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जाए, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कोयला पेट्रोलियम अधिक से अधिक निकाला जाए और भविष्य के लिए कुछ बचे ही ना। इस संबंध में भारत और विशेषकर बिहार के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत निम्नांकित सुझाव समय के अनुकूल हैं। देखो अब इतना बड़ा है तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं याद करेंगे, इसको शॉर्ट कर लेंगे। सतत विकास होता है जो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होते रहता है या चलते रहता है, उसको क्या बोला जाता है? सतत विकास। जैसे मान लो कि जैसे इसमें है ना, जिसमें भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, जैसे मान लो जैसे अपना दादा दादी नाना नानी जो थे वो अपने बेटा बेटी के लिए बना कर रखे थे, ठीक है ना, तो उनके बेटा बेटी अपने अर्थ के लिए बना कर रखे हैं। जो अपना अर्थ बेटा बेटी होगा अपना अर्थ मेहनत करके उसको लिए बना कर रखेंगे। ऐसे सतत प्रक्रिया जो होता है, सतत विकास होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ऐसा नहीं कि मान लो पेट्रोलियम कोयला व्यवस्था जो है ये सारा का सारा यूज कर लेंगे और सब खत्म कर देंगे और आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर उस सब चीज़ को खत्म कर रहे तो अपना को नया स्रोत को दे के जाना, नया स्रोत देंगे तब तो आने वाला जो जनरेशन होगा वो अच्छा से रह पाएगा। तो वही हो गया तुम्हारा, प्रकृति संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जाए। मतलब अंधाधुंध दोहन किया जाए कहने का मतलब बेफिजूल खर्च ना करना चाहिए। जरूरत है तो खर्च करो, जरूरत नहीं है तो नहीं खर्च करो। जैसे मान लो अभी बिजली पानी, तो बिजली जैसे मान लो तुमको ज़रूरत नहीं है तो स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, नल को बंद कर देना चाहिए। बेफिजूल ये सब ऊर्जा को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक
उत्पादन के लिए कोयला पेट्रोलियम अधिक से अधिक निकाला जाए और भविष्य के लिए कुछ बचे ही ना। इस संबंध में भारत और विशेषकर बिहार के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत निम्नलिखित सुझाव समय के अनुकूल होता है। एक नंबर देखो, नहरी क्षेत्रों में अधिक सिंचाई पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, इससे पानी की बर्बादी और भूमि की उर्वरता घट जाती है। क्या बोला? बोला नहरी क्षेत्रों में अधिक सिंचाई पर बल नहीं देना चाहिए। नहरी क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर नहर चलते रहता है, पानी का स्रोत रहता है, बगल में तालाब रहता है, नाला रहता है, उस जगह पर ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था मतलब नहीं करना चाहिए, नहीं तो पानी को बर्बादी होता है। इससे पानी की बर्बादी और भूमि की उर्वरता घट जाती है, मतलब ताकत जो होता है जमीन का वो क्या हो जाता है? घट जाता है, कम जाता है। दूसरा नंबर देखना, दूसरा नंबर हो जाएगा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चना, बाजरा, मूंग की खेती करनी चाहिए। और समतल भूमि को समतल बनाकर खेती करनी चाहिए, इसमें जल की आवश्यकता कम होती है। मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मतलब तुमको न मौसम के अनुसार मतलब फसल को उगाना चाहिए। जब जहाँ ज़्यादा वर्षा हो रहा है वहाँ पर धान की खेती करो, जहाँ पर कम वर्षा हो रहा है चना, मूंगफली, ऐसा करो, मूंग खेती करनी चाहिए। और समतल ज़मीन का मतलब होता है उभर खाभर, उसको प्लेन करो मशीन से या ट्रैक्टर लगा के उसको प्लेन करो, जिससे तुमको पानी सिंचाई करने में आसानी होगा और फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगेगा। मिट्टी को ताकतवर बनाओ जिससे फसल की उपज ज़्यादा होगा। सिंचाई के लिए नई तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। सिंचाई के लिए नई तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। खनिज संपदा एवं खनिज तेल निकालने में आधुनिक उपकरण एवं नई तकनीक प्रयोग में लाना चाहिए ताकि निकालने के क्रम में कम से कम बर्बादी हो। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। सतत विकास जो है, जैसे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, एक से एक तकनीक के माध्यम से कोई भी काम करना चाहिए। तकनीक और हो जाएगा सिंचाई के लिए नई तकनीक को अपनाना चाहिए। तो सिंचाई के लिए नई तकनीक को अभी लोग क्या चीज़ अपना रहा है? जैसे नलकूप का प्रयोग कर रहा। पहले न लोग नाला बनाता था, नाला के माध्यम से खेती को सिंचाई करता था। नहर से नाला काट काट के पूरा खेत तक ले जाया जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब है क्या, जो मतलब पंपिंग सेट लगा दिया, मोटर लगा दिया, डायरेक्ट पानी खेत तक पहुंच जाता। ज़मीन को खोद के पाइप लगा के मोटर के द्वारा पानी को निकाल लिया जाता था। कल हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में, मोटर पढ़े थे, एसी पढ़े थे, डीसी पढ़े थे। तो कल मोटर बना रहे थे और आज मोटर का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नलकूप में नलकूप लगा के मोटर जो बनाए तो उसका काम क्या है? पानी को निकालना है, खेतों को सिंचाई करना है। तो कल बना रहे थे और आज क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सतत विकास क्यों आवश्यक है? सतत विकास क्या है? सतत विकास वैसी प्रक्रिया है जो हमारे भविष्य के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार निरंतर क्रम में चलते रहता है, निरंतर क्रम में चलते रहता है। इसी को सतत विकास कहते हैं। और सतत विकास मानव के लाइफ के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आने वाला जनरेशन को लिए एक से एक नया नया संसाधन या रखा हुआ खनिज आपदा को बचा कर रखना चाहिए, जिससे आने वाला जनरेशन पर, पीढ़ी पर कोई प्रकार का प्रभाव ना पड़े। इसलिए सतत विकास मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? और क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट समय दो, उसको सोचो समझो। पढ़ो साजिद। ये सारा क्वेश्चन दिमाग से सॉल्व करने वाला, सब एकदम बढ़िया चैप्टर है, अच्छा वाला। है ना? देखो फोटो आ रहा अच्छा से बैठने के बाद। दूसरा पढ़ लिया है। देखो दूसरा में है मानव विकास सूचकांक के घटक बताएं। मानव विकास सूचकांक के घटक बताएं। तो मानव विकास के सूचकांक का घटक क्या होता है? नया रहा। दूसरा देखो, अब उस पर ध्यान नहीं देना, समझ गए ना? मोबाइल पर, कैमरा पर कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ सुनने पर ध्यान देना हम बोल क्या रहे हैं, और वही शब्द पर ध्यान देना जो शब्द तुम्हारे दिमाग में नया आता है, जो नया शब्द है जिसके बारे में नहीं जानती है।
अब विकास के बारे में तो जानबे करती है, विकास क्या है, विकास कैसे होता है, समय के अनुसार परिवर्तन ही विकास कहलाता है। तब उसके बारे में नहीं जानना, जो चीज़ नहीं जानती है उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना। मानव विकास सूचकांक के घटक बताए, मतलब मानव विकास जो करता है ना उसको सूची बनाओ, वो किस तरह से सूची बनाती है, मतलब मानव कैसे विकास करता है। एक होता है मेहनत करने वाला दो प्राणी होता है, एक होता है घोड़ा, एक होता है गधा। तो घोड़ा विदाउट तो सूची से मतलब मेहनत करते जाता है, उसका मेहनत का भी कोई नाम होता है, नहीं होता है ना। और घोड़ा बैठल रहता है, एक बार रेस में दौड़ जाता है, देखती है कितना उसका नाम हो जाता है। तो मेहनत करने का तरीका है सूचीबद्ध प्लान से तरीका बना के मेहनत करो, दिमाग लगा के। अगर तुमको 400 नंबर लाना है तो तुम ऐसे नहीं लेके चलाएगी रे, या 10th में तुमको 400 नंबर चाहिए या 400 प्लस चाहिए। सबसे पहले तुमको प्लानिंग की ज़रूरत है। तुम प्लान बनाओ कि तुम कैसे पढ़ेगा, 24 घंटा में तुमको क्या घंटा सोना है, क्या घंटा कोचिंग देना है, क्या घंटा तुमको सेल्फ स्टडी खुद से तैयारी करना है। क्योंकि टीचर के भरोसे तुमको तो उतना नंबर नहीं आएगा। टीचर एक मार्ग होता है, तुमको मार्ग बताएंगे कि हाँ तुम ऐसे करके चलो, ऐसे करके पढ़ो। जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करेगी तब तक उस मंजिल को छूना सब टीचर के भरोसे लोग फास्ट कर सकता है, 300 350 400 तक जा सकता है। टॉप 10 में या अच्छा रैंक उसको टीचर के भरोसे नहीं मिलता। वो बच्चा का अपना मेहनत होता, अपना लगन होता है। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो मानव विकास सूचकांक के घटक देखो, मानव विकास सूचकांक के 3 घटक हैं। मानव विकास कैसे कर सकता है, एक शिक्षा के माध्यम से, दूसरा स्वास्थ्य उसका ठीक रहेगा, तीसरा जीवन स्तर। तो शिक्षा देखो, जिसे किसी देश के नागरिक की स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष से मापा जाता है, जिसे किसी देश के नागरिक की स्कूली शिक्षा के औसत दर से मापा जाता है। जैसे मान लो विकास होता है, जैसे अब विकास कैसे पता चलेगा या विकास कैसे होगा, जैसे भारत है ना, तो वो 2-4-5 गो देश को स्कूली व्यवस्था को देखेगा, वहाँ का शिक्षा देखेगा, फिर अपना शिक्षा देखेगा, दोनों में कंपेयर करेगा कि किसका शिक्षा स्ट्रोंग है। वहाँ का बच्चा इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनता है, कितना दिन में बनता है, कितना समय लेता है, फिर यहाँ का बच्चा का परफॉर्मेंस क्या है, कैसे पढ़ता नहीं पढ़ता है। उसको देखी थी, मतलब मोदी जो जा रहा था दूसरे देश घूमने के लिए, वो किस लिए जा रहा था, सीखने के लिए जा रहा था। दूसरा देश का कंडीशन क्या है, दूसरा देश में कैसे चलता है, वहाँ का इकोनॉमिक्स क्या है, वहाँ का एजुकेशन क्या है, मतलब ये सारा चीज़ वो देख के आता था और फिर अपने देश में क्या करता था, अप्लाई करता था, अच्छा लगता था अप्लाई करता था। तो उसी तरह से आदमी का विकास करने का सबसे मूल मंत्र जो है वो है 1 नंबर पर शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। जब तक तुम्हारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तब तक तुम विकास कर ही नहीं सकते हो। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी होता है। मान लो क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तुम शिक्षा भी कर पाएगा और आगे कोई भी कार्य कर पाएगा। तीसरा देखो जीवन स्तर, प्रत्येक कहता स्वास्थ्य में जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता। तीसरा देखना जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। उसके बाद एक व्यवस्था होता है शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद आय। क्या होता है, अरे बेंच में सट रही है, एक बार बोले ना सुनी। उसके बाद होता है आय। आय होता है महीने की कमाई या साल की कमाई। तो आय के वजह से भी आदमी विकास करता है। जैसे जैसे तुम अपना आय बढ़ाते जाएगा, तुम अपना इनकम कमाई रुपया पैसा बढ़ाते जाएगा, तुम्हारा घर का कंडीशन ठीक होगा, घर का अर्थव्यवस्था बनता जाएगा। घर के व्यवस्था जब बनेगा तो गांव का व्यवस्था बनेगा, अर्थव्यवस्था, गांव का कंडीशन ठीक हो जाएगा। अब देखो जैसे तुम पढ़ रही है या तुम काम कर रही हो, तो तुम सोचा कभी कि जब मेरे को काम करने से मेरे गाँव पर क्या प्रभाव पड़ेगा या मेरा देश का विकास कैसे होगा। काम हम कर रहे हैं, रुपया हम कमा रहे हैं, हम रख भी रहे, देश को दे भी नहीं रहे, गांव वाला को दे भी नहीं रहे, फिर भी गांव विकास कर रहा है या देश विकास कर रहा है। कैसे? तो कहता है कि जो काम तुम ही करेगा, रुपया तुम ही कमाएगा, तुम ही रखेगा, फिर भी गांव विकास करेगा और देश विकास करेगा, राष्ट्र विकास करेगा। कैसे? तो मान लो कि तुम अभी 1 लाख का महीना कमा रहा, आने वाला समय में तुम 5 लाख का महीना कमाएगा, तो गांव का नामी गामी हस्ती हो जाएगा। गांव का ज़्यादा मतलब गांव में लोग तुमको जानने लगेगा।
तो फल कहीं कोई कहेगा तो जैसे खादोपुर आएगा तो हाँ खादोपुर में हाँ कौशर है जो रुपया पैसा वाला है, ये कोई प्रॉब्लम को देख सकता है, कोई मैटर को सुलटा सकता है। तुम्हारा नाम आने से पहले खादोपुर आएगा, तो खादुएपुर का लेवल बढ़ा। जब कोई खिलाड़ी या जब कोई मान लो कि डॉक्टर इंजीनियर बनता है रैंक लेके, फर्स्ट रैंक लेके, तो सारा पैसा थोड़े देश को डोनेट करता है, सारा पैसा रखता है अपने पास, लेकिन वो देश का लेवल और नाम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यही देश की पूंजी होता है, यही देश की कमाई होता है। समझ गया? तीसरा कंडीशन खत्म। उसका देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत तो कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो कहता मिश्रित मतलब होता है मिलावटी, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था समझाई दिए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों के ही पास स्वामित्व होती है और तदनुरूप उत्पादन भी होता है। आय स्वरूप लाभ का व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। इस प्रकार दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था का मध्यम मार्गीय प्रवृत्ति है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि होता है। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था होता है जिस पर लोगों के अधिकार होने के साथ साथ सरकार का भी अधिकार होता है। मतलब लोगों का अधिकार होने के साथ साथ सरकार का भी अधिकार होता है और वो दोनों का स्वामित्व उस पर वर्चस्व बना रहता है। इसी को बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें समाजवादी आता है, पूंजीवादी आता है, मध्यम वर्गीय आता है। इसमें सभी, जैसे मान लो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या हो सकता है? पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। पुलिस स्टेशन पर अपना अर्ग जाएंगे तो अपना अर्ग भी सुनेगा, वो सरकारी तो है ही, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। प्लेटफार्म हो गया, बस स्टैंड हो गया, मंदिर हो गया। मान लो कि अपना अर्ग जरूरत है तो अपना अर्ग काम करते हैं, उसका जरूरत होता है तो वो भी करता है। तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। या प्राइवेट कोई कंपनी, मान लो जैसे कोई कंपनी है, उसके आधा मालिक होता है जो कंपनी का होता है, सो प्राइवेटकरण करवा लेता है तो उस पर सरकार का भी नियंत्रण होता है। तो वो हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। 4 नंबर देखना, गरीबी के दुष्चक्र की धारण बताइए। गरीबी के दुष्चक्र के धारण बताइए। तो गरीबी के दुष्चक्र की धारण क्या है? देखो गरीबी को जन्म देती है, मतलब गरीबी के बारे में तुमको बताना है, ठीक है ना। दुष्चक्र, गरीबी एक कैंसर रोग की तरह होता है। ये बात कौन बोला था? कुजनेट बोला था। कौन बोला था? गरीबी एक कैंसर रोग की तरह होता है। तो गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। गरीबी को जन्म देती है। गरीबी को जन्म देती है, जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय रैगनर नर्क्स ने गरीबी के दुष्चक्र, नाम याद रखना, अर्थशास्त्री है रैगनर नर्क्स। यही व्यक्ति रैगनर नर्क्स ही बोला था कि गरीबी को जन्म देती है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद कौन दिया था? भगत सिंह, ठीक है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तो उसी तरह से ये एक नारा है, रैगनर नर्कस ने नारा दिया था, गरीबी को जन्म देती है। तो गरीबी के दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार लोग गरीब इसलिए है कि उनमें गरीबी है, और गरीब इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए भी उनकी आय कम होती है। पुनः अगली पीढ़ी में भी यही स्थिति बनी रहती है और गरीबी का कुचक्र चलता रहता। देखो कहता है गरीबी को इसलिए जन्म देता है क्योंकि रैगनर ने बताया, गरीबी दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया था। इसके अनुसार लोग गरीब इसलिए है कि लोग गरीब क्यों हैं? देखो हम सब गरीब हैं और बिहार में रहने वाला ना हर एक प्राणी देखा जाए तो गरीबी है।
डायरेक्ट तरीका से नहीं तो इनडायरेक्ट तरीका से। करोड़पति होते हुए भी रुपया शो नहीं करता है कि मेरे पास इतना रुपया, ब्लैक मनी रखल सड़ जाएगा, भाजपा जैसे सरकार आएगा नोटबंदी कर देगा, सब रुपया रख ले खराब हो जाएगा, ठीक है ना, वो काम को नहीं होगा। लेकिन गरीब को नहीं देखेगा या गरीब को नहीं देगा, या मान लो वो अपना समाज सोसाइटी को सही दिशा में लाने में या व्यवस्था ठीक करने में रुपया खर्च नहीं करेगा। अमीर हो के शो करेगा, दिखाएगा कि हम क्या हैं, गरीब हैं। इसी वजह से गरीबी को जन्म देता है। तो कहता है गरीब इसलिए है कि उनमें गरीबी है, उनमें क्या है, गरीबी है। और गरीब इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए भी उनकी आय कम होती है। मतलब वो अपना जो आवश्यकता होता है वो भी पूरा नहीं कर पाता, वो भी पूरा करने के लिए आय कम होता है, रुपया कम खर्च करता है, इनकम बहुत ही कम करता है। इस वजह से गरीबी को जन्म देती है। और पुनः अगली पीढ़ी में भी यही स्थिति बनी। अब मान लो कि अगर मान लो जैसे कि हम अभी ये पीढ़ी को ठीक नहीं करेंगे तो आने वाला जो मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, वो भी तो गरीबी से लड़ते लड़ते अपना उम्र ख़त्म कर लेगी, तो वो भी तो अमीर नहीं बन पाएगा। वो भी हम भी गरीबी में लड़े, वो भी गरीबी में लड़ेगा, ऐसी तरह से जन्म लेगा, मर जाएगा, चला जाएगा। और हम सब इसी तरह से इसी चक्र में फंसे रहते हैं। अभी तुम मेहनत कर लेगा, अच्छा से पढ़ाई करेगा, गरीबी से लड़ लेगा, जॉब कर लेगा या अच्छा रुपया इनकम करने लग जाएगा, तुम गरीबी से निकल जाएगा। तो यहाँ से ना शुरू होगा आने वाला जनरेशन। वो आएगा, फिर यहाँ से मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, फिर वो आएगा, यहाँ से मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। तो देखो, हमने एक बार ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे उधर, मतलब टेघरा के तरफ। तो एक टेम्पू वाला था, समझी, मतलब ना बहुत जगह 10 गो स्टेट में घूमे, 10 गो स्टेट में मतलब घूमे, वहाँ का सोसाइटी देखे भी। तो दूसरा शहर में पति पत्नी मिल के काम करता, 8 घंटा 10 घंटा दोनों काम करता है, और बच्चे का अच्छा शिक्षा एजुकेशन दिया जाता है दूसरा शहर में। मान लो जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पर। और बिहार में देखे थे, जब हम एक बार ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे तो एगो टेम्पू पर बैठे थे, 9 बजे बैठे, 9:30 बजे बैठे ना, तो उसमें एक बार में टेम्पू पूरा भर गया। हर एक बच्चा को एक मतलब 50-50 रुपया करके लिया। मान लो कि जो कमा रहा था कि जो एक दिन का उसका 1000 रुपया था, 50-50 करके लिया, उसको एक टिप में 1000 रुपया हो गया। इधर से गए तो हमको पूछा, वो टेम्पू वाला जो था पूछा कि बाबू कितने बजे घूरोगे? तो हम बोले कि 1 बजे घूरेंगे। बोला ठीक है, हम यहीं पे टेम्पू लगा के हम 10 बजे पहुंचा दिए, 10:30 बजे तक में पहुंचा दिया। बोला ठीक है, हम यहाँ पर टेम्पू लगा के सो जाते हैं, 1 बजे घूरेगा, जितना स्टूडेंट बैठा था ना वो सब चल आना और सब बैठ जाना, तुम सबको लेके भी हम ही जाएंगे, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो 1000 इधर से गया, 1000 उधर से, आराम से टेम्पू लगा के आराम से क्या कर गया, सो गया। हम उधर से 3 घंटा 4 घंटा के बाद एग्ज़ाम दे का है, देखिए बाप रे तो सो रहा है। देखिए तब मेरे दिमाग में 1000 कैलकुलेशन एक बार चलने लग गया। फिर ड्राइवर के बगले में बैठे, हमारा साथ जनरली आदमी के बन जाता, बैठे, बोले कि अच्छा एक बात बताइए कि आपके पास 4 घंटा टाइम था, 10 बजे के बाद 10:30 बजे के बाद टाइम था, 2 बजे हम एग्जाम से निकले, अभी 2:30 बज रहा, इसके बीच में क्या है? अरे मस्ती से सो रहे थे, भरदम सोए मस्ती से आराम से। अब इधर से 1000 इधर सो गया, उधर से आएंगे 1000 हो जाएगा, आराम से बस हो गया। उस दिन हमको एक बात का समझ में आया, रियलाइज हुआ कि बिहार क्यों कमज़ोर है और बिहार पिछड़ा क्यों है, बिहार पिछड़ा क्यों कहा जाता है और गरीब क्यों है। उस दिन हमें मतलब 60-70% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बिहार का लोग अपने ज़रूरतें के अनुसार काम करता है, उसको जितना ज़रूरत है उतना ही करेगा, ज़्यादा ज़रूरत मतलब ज़्यादा नहीं करेगा। जबकि वो कर सकता था 3-4 घंटा बीच में कमाएगा, अरे 200 रुपया भी अगर ज़्यादा कमाएगा तो उसका 200 रुपया तो प्लस पॉइंट होगा, उसका जो बेटा बेटी होगा उसका इच्छा तो मारा नहीं जाएगा, उसका सपना तो नहीं जाएगा मारा। अगर मान लो उसको कुछ लेने का मन होगा तो अपना इच्छा को, बिहार के लोग क्या करता है, अपना इच्छा को दबा देता है पैसा के कारण, वो अपना सपना को भूल जाता है। अगर वो 200-500 रुपया प्लस करेगा तो बच्चा को अच्छा शिक्षा देगा, अच्छा कपड़ा देगा, अच्छा खाना देगा। लेकिन ऐसा लोग बिहार के लोग नहीं सोचता है, जागरूक है ही नहीं।
उसको फिक्स करके रखेगा, हमको दिन में 500 रुपया कमाना है, 500 रुपया घर में दे देना है, बात खत्म है, सो जाएगा। अगर उसको टाइम मिल भी रहा है, अगर 500 रुपया रोज कमाता है, कहीं मान लो कि रिजर्व में चला गया, उसमें हो गया उसको 500, सारा टाइम बचल रहेगा तो सोएगा, खेलेगा, इधर उधर करेगा, टाइम बर्बाद करेगा, लेकिन ज़्यादा इनकम करने की कोशिश नहीं करेगा। तो हम ऐसा सोच लिए, अगर एक आदमी ऐसा सोचता है ना, तो सब ऐसा, जरूरी नहीं कि सब ऐसा सोचता होगा, लेकिन 60-70% लोग ऐसा ही सोचता है। ये भी बात को हमने मतलब खोजे, प्रूव करके देखे हैं जो ऐसा होता है। तो समझ गया ना बिहार क्यों गरीब है, बिहार पिछड़ा क्यों कहा जाता है। आने वाला समय के लिए आदमी को पहले से तैयारी करके रहना पड़ता है, ठीक है ना। और पैसा की जो लालच है और पढ़ाई का जो लालच है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। आज तुम एक सोचेगा तो कल 10 बढ़ जाएगा, ये खत्म होने की चीज नहीं है। पता चल गया ना गरीब के दुष्कर्म दुष्चक्र की धारणा क्या है, या गरीब क्यों होता है, गरीबी का चक्र मतलब जन्म क्यों देता है। जो कहानी तुमको बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि इससे सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, तुम अपने माइंड से भी सॉल्व कर सकता, सोच समझ के। उसके बाद देखो तुम्हारा हो जाएगा 5, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बता। देखो आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास जो है परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया। परिवर्तन मतलब होता है बदलना, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारे घर में इनकम हो रहा, मतलब इनकम बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, इनकम बढ़ नहीं रहा, ध्यान से सुनना मेरे बातों को, अप्लाई करना अपने घर, एग्जाम्पल में रखो अपना घर, दूसरे घर को झांकना नहीं है, दूसरे घर को देखना नहीं है, एग्जाम्पल में अपना घर बना कर रखो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो कहता है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगर परिवर्तन मतलब होता है बदलना। अगर मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में देखो पॉपुलेशन समय के अनुसार बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ता है, रुपया बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, समय के अनुसार आदमी का पेट भी बढ़ता है। अगर 2 रोटी खा रही हो तो 2 साल के बाद उसका बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अगर 1 रोटी बढ़ेगा परिवार में तो 5 रोटी बढ़ जाएगा, रुपया भी बढ़ जाएगा। और मतलब कि खर्च बढ़ रहा है, एजुकेशन का भी रुपया बढ़ रहा, हर एक चीज़ बढ़ रहा, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रहा। अगर ऐसा होता है, इनकम नहीं बढ़ रहा, तुम खर्च पर कंट्रोल करो, खर्च को रोकने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि पेट में रोटी कम खाएंगे, खर्च करने का मतलब फिजूल खर्च नहीं करेंगे। अगर जहाँ पर मान लो मेरा 5 रुपया लग रहा, अगर वहाँ पर 2 रुपया में कम बन रहा तो हम 2 ही रुपया खर्च करेंगे, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ेगा, तुमको खर्च को रोकना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो सीधा तुम्हारा गाड़ी माइनस में चला जाएगा, तुम्हारा जीडीपी घट के कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तुम खर्च करने के लिए किसी से रुपया लेगा, उधार लेगा, कर्ज हो जाएगा उसको टाइम पर नहीं देगा तो अलग बात बोलेगा, ये फलना चिलना। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए अगर इनकम नहीं बढ़ रहा तो खर्च को क्या कर दो, कम कर दो। नहीं समझा? आगे देखो कहता है कि जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। आर्थिक विकास के संबंध में अर्थशास्त्रियों के बीच काफी मतभेद रहा है। जैसा कि प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन आर्थिक विकास के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। इनके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कहता है कि ये जो बता रहे थे ये आर्थिक विकास था, क्या था, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि देखना। कहता है वृद्धि और विकास क्या होता है, कहता है सामान्यतः आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, किंतु अब अंतर स्पष्ट होने लगा कि जैसे कि मेडिसन ने बताया कि धनी देशों में बढ़ता हुआ आय का स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। इस तरह विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ निहित है। मतलब कि जो गरीब देश है वहाँ के लोग रुपया कमाता है ना, तो उसको बोला जाता है विकास हुआ है, और जो अमीर देश है वहाँ पर वृद्धि होता है। बस इतना ही अंतर है,
यहाँ के लोग जो काम करता है उसको विकास बोला जाता है, और दूसरे देश के जो लोग इनकम करता है उसको वृद्धि बोला जाता है। तो इसमें कोई खास ज़्यादा अंतर स्पष्ट नहीं किया, बस छोटा सा यही अंतर है। और ये बात कौन बताया था? मेडिसन ने बताया था। कौन बताया था? तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट हो गया, एक्सप्लेन कर दिया। उसका देखो आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। इसमें सिर्फ ये समझना है, देखो आर्थिक स्थिति जैसे बोलते हैं ना की हाल चाल है, देखो गांव घर के भाषा में या मान लो ठेठी भाषा में जब किसी से मिलती है तो क्या बोलता है? की हाल चाल है, यही नहीं पूछता है। तो इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा की हाल चाल है, वो तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारा अर्थव्यवस्था क्या है, तुम्हारा अर्थव्यवस्था तुम्हारा बोलते हैं ठीक है, या कभी बोलते हैं नहीं ठीक नहीं है। इसका मतलब घर का कंडीशन है ना, घर की स्थिति ठीक नहीं है, घर की स्थिति अच्छा नहीं है, मतलब तुमसे इकोनॉमिक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इकोनॉमिक्स पूछ रहा है कि क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है कि नहीं है। तो कहता है कि आर्थिक मतलब पता ही है, नियोजन, नियोजन को परिभाषित करें। देखो आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन समन्वय का उपयोग करना। नियोजन मतलब होता है कि समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व मतलब पहले से, समय रहते हुए जो कार्य कर लेना चाहिए वही उचित होता है। अगर एक बार तुम समय गंवा दी तो फिर दोबारा तुम्हारे जीवन में ये समय नहीं आएगा। देखो आदमी मतलब जो एक बार मिस होता है वो क्या है? समय है। अगर एक बार समय मिस हो गया तो दोबारा ये समय मिलने वाला नहीं है। अपॉर्चुनिटी वन मोर कम्स अगेन, कहता है कि जो भी है मौका बार बार किसी के दरवाजे पे आके खटखटाता नहीं है। एक बार समय तुमको 10वां फिर पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ये समय नहीं मिलेगा, ये एनर्जी नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग पीरियड का एनर्जी क्या होता है? वो आंधी तूफान बोला गया उसको। क्या बोला गया? आंधी तूफान। आएगा आंधी तूफान के तरह और जाएगा आंधी तूफान के तरह। इसीलिए बोला गया स्टार्टिंग पीरियड का जो एनर्जी होता है ये एक बार मिस हो गया तो दोबारा मिलता नहीं है। तो समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, मतलब पूर्व निर्धारित पहले जो तुम सोचा समझा है या पहले जो तुम सोच समझ के या जो तुम्हारा उद्देश्य है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए, मान लो कि जैसे अभी तुम्हारा लक्ष्य मान लो कि रख लो, तो जैसे मान लो तुमको 400 प्लस नंबर लाना है, ये एक तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य है। और उद्देश्य ये है कि हम पढ़ेंगे कैसे, हमको 400 नंबर प्लस जाना है, 400 नंबर प्लस आना है। तो तुम उसके अनुसार देखो, अगर तुमको गुलाब के फूल पसंद है ना, तो गुलाब के फूल के अनुसार मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मान लो कि जो तुम सपना हर कोई देखता है लेकिन पूरा करने की ताकत सब में नहीं होता है। तो इस वजह से तुम अपने पसंद के अनुसार, तुम अपने लेवल के अनुसार, तुमको उसके अनुसार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से कहता अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन, अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस रास्ते में जो जो संसाधन आएगा, जो जो व्यवस्था आएगा, उस सब को तुमको बनाना पड़ेगा या उस सब को तुमको पूरा करना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है नियोजन। क्या बोला जाता? अब मान लो जैसे तुम पढ़ रही है 10th में पढ़ रही है, तो तुमको फर्स्ट करना है या ज़्यादा नंबर लाना है, तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, समय होनी चाहिए, पढ़ने के लिए समय होनी चाहिए, एक माहौल होना चाहिए, शांति जगह होना चाहिए, तब नहीं तुम पढ़ेगी तो तुम्हारा नंबर आएगा, ऐसे नहीं ना जाएगा। तो तुम लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जिस जिस संसाधन की जरूरत पड़ता है वो सभी संसाधन को जरूरत को पूरा करना या बनाना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसके दो कार्य कौन कौन से? देखो अर्थव्यवस्था शुरू से बता रहे, चैप्टर है अर्थव्यवस्था, अब बुकों का नाम ही है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती है। संपादित होना मतलब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शुरू होती है, काम
अर्थव्यवस्था कब सुधरेगा? जब हम मेहनत करेंगे, जब हम काम करेंगे। घर का अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगा? जब हम अपने मम्मी पापा के साथ मिल के या भाई बहन के साथ मिलकर काम करेंगे तो घर का अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा। जब तुम बढ़िया से शिक्षा प्राप्त कर ली, कोई ऑफिसर बन गया, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई शिक्षक बन गया और वो दूसरे शिक्षक और दूसरे इंजीनियर के साथ कदम से कदम मिला के काम करेगा तो राष्ट्र का अर्थव्यवस्था सुधरेगा। नहीं समझा? समझ गया कि ना? अगर घर को अर्थव्यवस्था को ठीक करना, अपने भाई बहन माता पिता के साथ कदम से कदम मिला के तुमको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके घर का अर्थव्यवस्था ठीक होगा। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर कोई पोजीशन मिल गया या कोई पोस्ट पर कार्यरत हो या कोई ऑफिसर बन गया, तुम्हें दूसरे ऑफिसर के साथ निष्ठापूर्वक कदम से कदम मिला के चलोगे तब राष्ट्र का अर्थव्यवस्था बनेगा और सुधरेगा। तो ऐसा सोचना कि कभी ऐसा समय मिला ना तो ज़्यादा नहीं तो एक बार तो करना एकदम तय ही है क्या। उसके बाद देखो अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार, ये सब राष्ट्र को अर्थव्यवस्था को ठीक करता है। कौन कौन? कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। अर्थव्यवस्था निम्नलिखित दो कार्यों को संपादित करता है। देखो, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। मतलब अर्थव्यवस्था लोगों की आवश्यकता और जरूरत को पूरा करने के लिए सामान को बनाती है। सामान को क्या करता है? उत्पादन करती है। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। लोगों को अर्थव्यवस्था ठीक, तुम्हारे पास मान लो कि तुम्हारे पास काम रहेगा तब न करेगा तुम्हारा अर्थव्यवस्था ठीक होगा। अगर काम ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तो काम को जन्म देना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना चीज हुआ है धरती पर कौन किया? अरे ये किया है ये पागल खोपड़ी जो सबके पास रहता है। यही पागल खोपड़ी के एक बार इस्तेमाल कर देगा ना तो काम का जन्म हो जाएगा। अच्छा से अच्छा काम तुम्हारे सामने आएगा, तुम भी करेगा और भी लोग करेगा। तुम्हारा भी आर्थिक स्थिति ठीक होगा और दूसरा का भी आर्थिक स्थिति ठीक होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है, शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समय को जानना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ पाएगा। ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा बात देखो, कहता है रोजगार। और अभी बिहार का सबसे बड़ा कमजोरी है रोजगार। बिहार का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? रोजगार। जब तक बिहार के लोगों को अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बिहार का स्थिति ठीक नहीं होगा। अब बिहार को अच्छा रोजगार तब मिलेगा जब बिहार का युवा अपना दिशा को बदलेगा। जब तक बिहार का युवा अपना दिशा को नहीं बदलेगा वो नाक रगड़ के रह जाएगा। बिहार का कंडीशन ठीक होने वाला नहीं है। 12-13 साल का लड़का, ठीक है ना, रे क्या सोच रही है? 12-13 लड़की को इंडिकेट नहीं करते इस मैटर में। लड़की सबसे आगे है, लड़का से बहुत आगे चल रही है अभी के दौर में। इसका भी रीजन है, लड़की आगे क्यों चल रही है। हर एक प्रश्न का जवाब सोचो। लड़का से लड़की आगे चलने का ये रीजन है कि लड़का 12 से 13 साल की उम्र में ना नशा में डूबा हुआ है। गुटखा, पान, पराग, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, दारू, शराब सब खाता पीता है। तो ये डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये दिशा बदल लेता है तो वो अच्छा से पढ़ नहीं पाता है। और लड़की 20% नशा करती है, 80% नशा नहीं करती है। और लड़का 80% नशा करता, 20% नहीं करता, डायरेक्ट अपोजिट है। तो लड़की 80% जो नशा नहीं करती है उसका जो एनर्जी उबाल मारता है वो कहाँ जाएगा? शिक्षा व्यवस्था पर न जाएगा। दिमाग खराब होता है, पढ़ती है पागल की तरह और सीधा निकलता है IAS, IPS, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर बने जाती है। और लड़का की करता है? जा एना करके देखा और फिर ऐसे करके देखा ता तक में इंजीनियर डॉक्टर बन गई। आ लड़का देखा आए तो कि 2-3 सिगरेट पीने के चक्कर में सब टाइम बर्बाद हो गया। उसको बाद में रियलाइज होता है कि हम क्या कर दिए। तब तक में उसको टाइम नहीं रहता है मेहनत करने के लिए। तब तक वो आर्थिक शिकंजा में, आर्थिक स्थिति में क्या होता है? फंस जाता है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। समझ गई ना?
यही कारण लड़का जो है पीछे चल रहा है। और बिहार को बदलने में युवा दर का दिशा बदलना बहुत जरूरी है। जब तक युवा अपना दिशा नहीं बदलेगा, अरे हम एक शिक्षक है ना, हम बच्चे को पढ़ाए हैं, हमको पता है कि युवा कैसा है, कैसे चलता है अभी के दौर में, और लड़की कैसे चलती है। लड़की को सही दिशा देने वाला खाली मिल जाए, वो चीज कर देगी जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है। आ लड़का को कितना समझाते, मारते पीटते तैयो चोरा के इधर उधर भागिए जाता है। क्वेश्चन तुम्हारा ये खत्म हो गया। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? दो कार्य हो गया, इससे रोजगार से जुड़ा हुआ था। और तुम लोग भी सोचो रोजगार कैसे आएगा बिहार में, कैसे रोजगार जन्म लेगा। उसका देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखो इसमें एक क्वेश्चन हुआ था ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो क्वेश्चन रिपीट करके दिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या। देखो नियोजन भी हो गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और आर्थिक नियोजन अभी अभी तुरंत हुआ था ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखी, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। इसमें भी आर्थिक नियोजन क्या है बस। उसके बाद देखो क्वेश्चन समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। देखो समावेशी विकास क्या होता है, गई ना सकीना। देखो समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, तो समावेशी विकास होता क्या है। कहता आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर, समावेशी आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाता है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। जीवन की क्या चीज बोले, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। मतलब गांव में, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा, जातीयता, छुआछूत, भेदभाव भूल के एक दूसरे के साथ मिल के काम करना और एक दूसरे को समझना, सभी वर्गों के प्राणी मिल के ऐसा करने लग जाएगा ना, तो उसका जीवन स्तर क्या हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा। समावेशी, सबको समान वेश में रहना चाहिए, सबको समान वेश में देखना चाहिए, तभी उसका जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात का पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि समाज का कोई भी वर्ग अछूत ना रह जाए, अछूता ना रह जाए, मतलब छुआछूत की भावना नहीं रहना चाहिए। अरे इंसान है हम सब, और एक इंसान के काम में अगर काम नहीं आया तो फिर वो तो छुआछूत ही न हो जाएगा। उसका देखो विस्तारित करें। एटीएम और HDI, एटीएम का क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है स्वचालित मशीन, स्वचालित मशीन। इंग्लिश में बोला जाता है, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम जो रुपया निकालता है वही एटीएम के बारे में बोल रहा है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अपने अपने उसमें रुपया क्या होता है, निकलता है, उसको हिंदी में बोला जाता है स्वचालित मशीन। उसके बाद देखो HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मतलब HDI के माध्यम से मानव अपना विकास निरंतर कर पाता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। उसके बाद देखो 12 नंबर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। अर्थव्यवस्था के कौन कौन प्रकार है, अर्थव्यवस्था का कौन कौन प्रकार है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार। एक हो जाएगा विकास के आधार पर, दूसरा हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर। तो विकास के आधार पर देखो लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचने का मतलब कि देखो पहला नंबर राइटिंग बैठना चाहिए 3-4 घंटा, एक बार बैठ के क्वेश्चन याद करो तो 3-4 घंटे, कम से कम 3 घंटा बैठो। अगर लिख रही है तो उसमें भी 3 घंटा बैठ के लिखा करो। मतलब कि तुमको कैसे पता चलेगा कि हमको पढ़ाई में मन लग रहा है, बताओ, किसी के पास आंसर है? या तुमको अगर खुद को मापना चाहेगा या खुद के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तुमको कैसे पता चलेगा कि हमको पढ़ाई में मन लग रहा है या पढ़ाई मेरा पसंद है? नहीं सोच पा रहा है। अरे जो तुम्हारे मन में आ रहा बोल देगा, कुछ हो, सर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, या मान लो कि जो कुछ हो बोल सकता है, सोच के बोलेगा तब तो बोले नहीं पाएगा। ये दिमाग यही सोचने के चक्कर में रह जाएगा, सही होगा कि गलत होगा, सही होगा कि गलत होगा, कुछ नहीं बोलेगा।
डायरेक्ट जो मन में आएगा बोल देगा। हम, मेरा कहने का मतलब हुआ, एक क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर क्या समझाना, अर्थव्यवस्था को समझाना, विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो अगर खुद को मापना चाहे या खुद के बारे में जानना चाहे, खुद को बारे में जानने की कोशिश करे, तो कैसे पता चलेगा कि हमको पढ़ने में मन लग रहा है, या पढ़ाई मेरा फेवरेट है, शौक है, हॉबी हो गया है, पढ़ना जरूरी है। इससे भी खतरनाक शब्द है वो है मजबूरी, पढ़ना मजबूरी हो गया है। कैसे पता चलेगा? की बोलता जमशेद? यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आओ, मेरा भाषण सुनने के लिए नहीं आओ। अभी तुरंत बोले न तुमको घर को विकास करना है तो अपने गार्जियन के साथ कदम से कदम मिला के चलो, और देश को विकास करना है तो देश के एम्प्लॉय जितने हैं उस सब के साथ कदम से कदम मिला के चलो। तुम यहाँ पर आएगा, सुन के चला जाएगा, कुछ याद भी नहीं होगा। मेरा बात सुनने में हर किसी को मजा आता है जनरली, तो तुमको भी मजा आएगा। तुम मेरे साथ बोलो, मेरे साथ डिस्कस किया करो, दिमाग में कोई क्वेश्चन बन रहा पूछा करो, दिमाग में कोई थॉट है, कोई चीज समझ में नहीं आया, वो सब चीज पूछा करो, जिससे हमको भी पता चलेगा कि तुम सब जिंदा हो या तुम सब सोया नहीं हो, जगा हुआ हो। नहीं तो पता चलेगा तुम सब सो गया बैठले बैठले, समझ रहा है ना? तो इसीलिए ये क्वेश्चन बोले तो कैसे पता चलेगा? कैसे इतना फ्रीडम कहाँ मिलेगा यार? आदमी को बोलने का मौका कहीं नहीं दिया जाता, जल्दी बोलने के लिए मौका नहीं मिलता, समय ही नहीं रहता। तुमको तो बोलने के लिए मौका देते हैं। चलो हम ही बता देते हैं। देखो, जब तुम कोई काम करोगे ना, या जब तुम पढ़ाई करोगे, तुमको बाहर का कुछ चीज याद नहीं रहेगा, अब पढ़ाई की बात याद रहेगा, पीछे वाला सब चीज भूल जाएगा, और खाली पढ़ाई की बात दिमाग में चलेगा तो समझ जाएगी कि हमको पढ़ने में मन लग रहा है या मेरा समय अच्छा कट रहा है। ठीक है, तो यही एक प्रक्रिया है, यही एक इसका मतलब खुद को जानने की बात है। तो विकास के आधार पर देखो, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार का होता है, एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार का होता है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर होता है विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो भारत क्या चीज है? विकासशील अर्थव्यवस्था है कि विकसित अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं और विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। देखो, विकासशील अर्थव्यवस्था होता है जो राष्ट्र सारा चीज खुद पर डिपेंड नहीं होता है, उसका सारा पूरा संपन्न होने के लिए सारा व्यवस्था उसको अपने पास जो होता है, उसको कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, सब चीज उसको पासे होता है, उसको बोला जाता है विकसित अर्थव्यवस्था। जो जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या चीज है? विकसित अर्थव्यवस्था है। अपना अर्थ है विकासशील अर्थव्यवस्था। पेट्रोलियम संसाधन के लिए अपना अर्थ को दूसरे के मोहताज रहना पड़ता है, दूसरे से लेना पड़ता है पेट्रोलियम। सिर्फ पेट्रोलियम के वजह से कुछ और भी चीजें हैं जो भारत आयात निर्यात एक दूसरे देश से करता है। तो भारत क्या चीज है? विकासशील अर्थव्यवस्था, और अमेरिका क्या चीज है? विकसित अर्थव्यवस्था। अब देखो, कहता है स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? उसके बाद देखो तीसरा हो जाएगा अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन से साधन है, उदाहरण दे। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन से साधन है? अर्थव्यवस्था के उत्पादन में, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में कौन कौन से साधन है, उदाहरण दे। अर्थव्यवस्था के उत्पादन में कौन कौन से साधन है? तो कौन कौन सा साधन? देखो, अर्थव्यवस्था को उत्पादन करना है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में कौन कौन साधन है? तो एक नंबर, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में चार साधन, एक हो जाएगा श्रम, पूंजी, साहस, व्यवस्था। श्रम मतलब जानवे करते हैं, मजदूर होता है, लेबर होता है। पूंजी मतलब रुपया होता है, आय होता है। साहस मतलब करेज होता है।
अरे 2 लाख डूबो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बिजनेस करेंगे। एक होगा जो 1-2 लाख डूब गया तो पागले हो जाएगा, समझ गया ना। हो गया होकर इकोनॉमिक्स गया, डूब गया, तो करेज रखना पड़ेगा तुमको। डूब गया तो डूब गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका में एलन मस्क पहचानते? एलन मस्क अमेरिका का सबसे बड़ा रुपया पैसा जो बड़ा आदमी था, एलन मस्क। उन बिजनेस में रुपया लगाया ना, घर को बेच के भी लगा दिया, समझ गई। लगाते गया लगाते गया लगाते गया, घर तक उसका गिरवी रखना पड़ा, घर को भी बेच के बिजनेस में रुपया लगा दिया। तो उसको दुनिया पर नहीं, उसको खुद पर भरोसा था कि हम एक न एक दिन अच्छा कर जाएंगे और मेरा बिजनेस चमकेगा। इस सोच के वो लगाते गया लगाते गया लगाते गया। उसको ये फिक्र नहीं था कि डूब जाएगा, उसको ये फिक्र था कि जो बिजनेस हम लगा रहे हैं वो सही है और एक न एक दिन चमकेगा। तो भरोसा खुद पे रखना है और विश्वास ऊपर वाला पर करना है। ये 2 बात सोच के आगे बढ़ेगा ना, तब सफलता मिलेगी। सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, या रोड पर नहीं रखा रहता है जो किसी को मिल जाएगा। उसके लिए अखंड तपस्या करना पड़ता है, या मेहनत भी करना पड़ता है, तो पागल के तरह करना पड़ता है, दुनियादारी को भूल के, तब जाके मिलता है। इसको क्या बोला जाता है? साहस, करेज। क्या बोला जाता है? व्यवस्था। मान लो कि अर्थव्यवस्था को, व्यवस्था सभी संसाधनों को संगठित करने वाला व्यक्ति है। व्यवस्था नहीं रहेगा तो आगे विकास कैसे करेगा? अर्थव्यवस्था उसको कैसे चमकेगा? तो व्यवस्था भी रहना बहुत ही जरूरी है। मान लो कि तुम घर में तुम्हारे भाई या बहन का शादी है, व्यवस्था की ने सबकी इनवाइट कर दी, तो आएगा तो क्या करेगा? आशीर्वाद देगा ना, अच्छा आशीर्वाद देगा। तो उसी को बोला जाता है क्या? व्यवस्था। उसके बाद देखो 14 में है नरेगा। नरेगा का पूर्ण रूप लिखिए, मतलब बोल रहा है कि नरेगा का फुल फॉर्म बताओ। देखो इसका हिंदी में होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मान लो सरकार सबसे अच्छा होता है, सरकार बहुत सुंदर होता है। अभी देख रहे सरकार कितना हेल्प करता है लोग को। विद्यार्थी के लिए पैसा रुपया देता, पोशाक के लिए खाना वो देता है, लड़की के लिए इतना आरक्षण देता है कि 40-50 नंबर पर जॉब हो जाता है, बिहार पुलिस बन जाती है, बहुत सारा छूट मिलता है। और जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, उसको कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए नरेगा स्टार्ट किया था सरकार। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब सरकार के अंदर जाके काम करेगी, रोजगार मिलेगा, उसका गारंटी रहेगा। 2 रुपया कम मिलेगा लेकिन काम रोज मिलेगा, तो अच्छा है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या है? गारंटी एक्ट कहता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई, यह संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। तो ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को ही बोला जाता है नरेगा। अब इसको विस्तार से बोलेगा तो इसमें मजदूर लोग सरकारी एम्प्लॉय के अंतर्गत होके अपना कार्य को संपन्न करता है या अपने कार्य को करता है। जैसे मान लो कहीं पुल बन रहा है या कोई नहर बन रहा है या सरकार के अंदर में कोई काम है, तो अपना जो मजदूर को रखता है उस सब मजदूर को ले जाके उसमें काम करवाता है। अनपढ़ आदमी क्या करेगा? अनपढ़ आदमी ऐसा थोड़े है कि पेट सिर्फ पढ़े लिखे आदमी को होता है या भूख सिर्फ पढ़े लिखे आदमी को लगता है, ऐसा नहीं होता है ना। पेट सबको है। भगवान से लोग प्यार इतना क्यों करता है? कोई करे चाहे नहीं करे, हम क्यों करते पता है? कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान सबको पेट बना दिए हैं। पेड़ पौधा से लेके जानवर से लेके आदमी तक में पेट बना दिए हैं कि अगर तुम सच को नहीं समझेगी तो एक ना एक दिन सब तड़पेगा, और वो भी भूख से। समझ गया ना? और भूख ऐसा शिक्षा तुमको देगा, वैसा शिक्षा हम भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा शिक्षा देता है कौन? भूख देता है। तो इसलिए पेट सबके पास है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। तो अनपढ़ लोग क्या करेगा बताओ? कुछ न कुछ तो काम करेगा। तो इसलिए क्या बना? नरेगा। क्या बना? नरेगा। देखो कंप्यूटर आर्थिक विकास कार्य में मदद करता है। कैसे? मतलब कंप्यूटर जो है हमारे जीवन से अभी जुड़ गया है
और आर्थिक स्थिति को सुधारने में या आर्थिक स्थिति में कंप्यूटर हमें कैसे मदद करता है, ये क्वेश्चन है। क्या बोला? कंप्यूटर आर्थिक कार्य करने में मदद करता है कैसे? सीधी सी समझो, कंप्यूटर तुम्हारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है अभी, या तुम्हारे साथ मिलके कंप्यूटर कैसे काम करता है। तुम ऐसे इसमें घर में कौन ऐसा आदमी है जो अपने पापा मम्मी के साथ मिल के काम करता होगा? सच्चाई से बताना। एक तुम तो नहीं करती होगी। हाँ, सगुप्ता पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हो कि करती होगी, और कोई नहीं करती होगी। हाँ, तुम भी करती है? अच्छा, देखो, उसको काम करना नहीं कहते हैं। जो तुम्हारी मम्मी बोले कि बेटा ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ठीक है ना, उसको काम करना नहीं कहते हैं, उसको काम चोर कहते हैं। उसको अढ़ाया जाता है कि तुम ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। काम करना उसको कहते हैं जो खुद से मम्मी पापा को बोले बगैर कर लेता है, उसको बोलते हैं काम करना। अब बताओ कि जो कौन काम करती हो ऐसे अपना मन से? चलो, अच्छी बात है, अगर ऐसा करती हो तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखना, कहता कि बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, मनुष्य से भी तेज स्मरण शक्ति वाला, बड़ी तेजी से अपना स्मरण शक्ति के बल पर पैसे का आदान प्रदान में भी सहयोग करता है। कोर बैंकिंग प्रणाली, एटीएम आदि कंप्यूटर प्रक्रिया के द्वारा ही संचालित होता है। सुदूर प्रांत का व्यावसायिक आदान प्रदान बिना विलंब कंप्यूटर द्वारा ही संभव है। कंप्यूटर हमारे जीवन में इस तरह से महत्वपूर्ण है और इस तरह से मिलकर कार्य करता है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक ऐसी डिवाइस है जो मानव से ज़्यादा स्मरण शक्ति रखता है, और कम समय में वो पैसे के कैलकुलेट करना, सामान को आदान प्रदान करना, बैग लगेज को चेक करना, या मान लो किसी भी चीज़ को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब चीज़ कंप्यूटर मिलके हमारे साथ काम करता है। ऐसे भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर आधारित सवाल, जो कंप्यूटर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। देखो, हर चीज से अभी जुड़ा हुआ कंप्यूटर। लोग कपड़ा साफ करता है, वॉशिंग मशीन में दे दिया, वो भी एक प्रकार का क्या चीज है? मशीन है। खाना बनाने वाला एक से एक मशीन आ गया, कपड़ा साफ करने वाला बोली दिए, मोबाइल से दिन भर टाइम कटता, वो भी एक ऐसा डिवाइस है। मान लो बहुत सारा फैक्ट्री है, कंपनी है, जहाँ पर मशीन से ही काम किया जाता है, खेत को जुताया होता है, मशीन से पटाया जाता है मोटर से, वो भी क्या चीज़ है? मशीन है। तो आदमी का बॉडी पार्ट्स हो गया अभी का समय का जो टेक्नोलॉजी है वो। उसके बाद देखो तुम्हारा हो जाएगा 16, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? विभाजन के पश्चात बिहार पूर्णतः कृषि प्रधान राज्य हो गया है। बिहार क्या है? कितना अच्छा कितना टाइम हो गया? देखो खाली टाइम बताओ, कितना देर का बना है? 1 घंटा हो गया? हाँ, कितना? 1 घंटा क्या मिनट? 1 घंटा 9 मिनट। रुको, इसको अति करके फिर दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो बहुत देर लग जाएगा अपलोड करने में। हाँ, नहीं वीडियो देखा करना, ठीक है ना?